तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो ओडीआई सीरीज का तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स इस ओडीआई सीरीज में एक मुकाबला जीत चुकी है। मतलब इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो दोस्तों इस ओडीआई सीरीज को जीत जाएगी। तो आपको कांटे की टक्कर तो देखने को मिलेगी ही। साथ में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हमें वेस्ट इंडीज की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए अपनी टीम में या फिर दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से। और ये भी जानेंगे दोस्तों कि कैसे आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं टॉस के हिसाब से। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये 6 नवंबर को खेला जाएगा रात में 11:30 पर। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों केंसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक इस ग्राउंड पर ओडीआई मुकाबले हुए हैं दोस्तों 47, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 19 बार और चेस करने वाली टीम 28 बार जीती है। तो यहाँ पर चेस करना थोड़ा सा आसान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो टीम पहले बैटिंग करती है वो दोस्तों थोड़ा स्ट्रगल करती है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो दोस्तों यहाँ पर चेस करना ही पसंद करेगी। एवरेज स्कोर 231 रन का है, जो कि दर्शाता है कि बैट्समैन को यहाँ पर थोड़ा कम मदद मिलती है। हाईएस्ट स्कोर वेस्ट इंडीज का है 360 रन का और लोएस्ट स्कोर आयरलैंड का है 91 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 200 के नीचे 15 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 13 बार, 250 और 300 के बीच में 14 बार और 300 के ऊपर मात्र 5 बार स्कोर किया है। अब दोस्तों ग्राउंड की बात करें तो ये है दोस्तों ग्राउंड, और ये दोस्तों समुद्र किनारे है। मतलब यहाँ पर बहुत ही तेज हवाएं चलेंगी और बॉलर्स को स्विंग मिलेगी, खास करके फास्ट बॉलर को। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बैटिंग करने में दिक्कत होती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो रिसेंट मुकाबले हुए हैं इस ग्राउंड पर इसकी स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला वो हुआ है वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का खुद ही हुआ है, जिसमें दोस्तों वेस्ट इंडीज डीएलएस मेथड के कारण 6 विकेट से जीत गई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली और स्पिनर्स को 3 विकेट। और लो स्कोरिंग मैच था दोस्तों ये। और उससे पहले इंडिया और वेस्ट इंडीज का हुआ था, जिसमें इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 181 रन पर ऑल आउट हो गई और वेस्ट इंडीज आसानी से टारगेट चेस करके 6 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली और स्पिनर्स को 5 विकेट। और ये मुकाबला भी दोस्तों लो स्कोरिंग मैच था। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ जो तो दोस्तों सबसे ज्यादा लो स्कोरिंग मैच था। वेस्ट इंडीज 114 रन पर ही सिमट गई और इंडिया आसानी से टारगेट चेज करके 5 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को 10 विकेट मिली। तो रिसेंट के 3 मुकाबले देखकर तो आप लोग अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि चेज करने वाली टीम का रिकॉर्ड बेहतर है, क्योंकि चेज यहां पर आसानी से हो जा रहा है। और जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो दोस्तों स्ट्रगल कर रही है बैटिंग करने में, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच हो रहा है। और पिछले 3 मुकाबले मिलाकर टोटल यहाँ पर देखा जाए तो फास्ट बॉलर को 23 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 18 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में बहुत ही ज्यादा विकेट गिरी है, क्योंकि शुरू में ही यहाँ पर बैटिंग करना मुश्किल है, तभी तो दोस्तों लो स्कोरिंग मैच हो रहा है। फर्स्ट इनिंग में 17 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 11 विकेट। और सेकेंड इनिंग में बहुत ही कम विकेट गिरी है, फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 7 विकेट। क्योंकि सेकंड इनिंग में आसानी से टारगेट चेज हो जा रहा है तो कम विकेट गिर रही है, इसीलिए सेकंड इनिंग में आपको ज्यादा विकेट नहीं मिल रही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच बहुत सारे ओडीआई मुकाबले हुए हैं, लेकिन रिसेंट के जो 10 ओडीआई मुकाबले देखा जाए तो वेस्ट इंडीज 5 बार बाजी मारी है और इंग्लैंड भी 5 बार। तो कांटे के टक्कर आपको देखने को मिलेगी इस मुकाबले में। और यहाँ पर दोनों टीम्स में बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस होने वाला है। और रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो वेस्ट इंडीज का 5 में से 2 मुकाबले जीते हैं और इंग्लैंड का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं। तो लगभग दोनों का एक जैसा परफॉर्मेंस है। तो इस मुकाबले में तो दोस्तों बेहतरीन और कांटे की टक्कर होगी ही। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11। तो इनकी तरफ से 2 बदलाव हो सकते हैं पिछले मैच के अनुसार देखा जाए तो। आपको ओपनिंग करते हुए ब्रैंडन किंग और एवन ल्यूस तो दिखेंगे ही, साथ में तीसरे नंबर पर केसी कार्टी आएंगे, सही होप सिमरन हेटमायर, यहाँ पर सनफैन रेदरफोर्ड, फिर रोस्टन चेज, गुदाकेस मोटाई, मैथ्यू फोर्ड। 9 नंबर तक कोई भी बदलाव होने के चांसेस नहीं है, लेकिन आपको जैडन सील्स की जगह पर हो सके रोमारियो सेफर्ड को खिलाया जाए। एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी मिल जाएंगे, रोमारियो सेफर्ड बैटिंग भी कर लेंगे और बॉलिंग भी। और समर जोसेफ की जगह पर अल्जारी जोसेफ वापसी कर सकते हैं, क्योंकि पिछला मुकाबला नहीं खेले थे। और पावर प्ले में आपको मैथ्यू फोर्ड और जैडन सील्स बॉलिंग कराएंगे अगर जैडन सील्स खेलेंगे तो, और नहीं तो आखिरी ओवर में समर जोसेफ और मैथ्यू फोर्ड। और समर जोसेफ नहीं खेलेंगे तो इनकी जगह पर आपको अल्जारी जोसेफ आखिरी ओवर में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों से ये बोल दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग आपको एनालिसिस सबसे पहले मिलती रहे। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप देखने पाएं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म के ऊपर।
तो दोस्तों सबसे पहले बात करें टॉप ऑर्डर की, तो टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में फ्लॉप था, फिर भी दोस्तों बहुत ही लंबा चौड़ा टारगेट इन्होंने सेट कर दिया था। ब्रेंडन किंग जो कि दोस्तों रिसेंट में 15 मुकाबले पहले देखिएगा तो ये शतक लगाए थे, उसके बाद लगातार ये दोस्तों 15-16 मुकाबले फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं। पिछले मुकाबले में भी 7 रन, उससे पहले 30 रन, फिर 16 रन, फिर 16 रन। मतलब ब्रेंडन किंग से लेने से कोई फायदा नहीं है और ये थोड़े रिस्की प्लेयर हैं, तो इन पर आपको कम फोकस करना है। और ब्रेंडन किंग को आपको केवल और केवल मेगा ग्रैंड लीग में लेना है, क्योंकि स्मॉल लीग में ये लेने लायक नहीं है, आपको हरवा सकते हैं। तो इनके ऊपर आपको कम फोकस करना है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ही लोगों ने भरोसा कर करके अपनी टीम में रखा है, लेकिन परफॉर्मेंस ओडीआई में बहुत ही खराब चल रहा है। अब बात आ जाती है इवन ल्यूज के ऊपर, तो इवन ल्यूज इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों रिसेंट में 65 रन, 103 रन, 55 रन, 102 रन और पहले मुकाबले में 94 रन। भले ही पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन की पारी खेले हों, लेकिन इवन ल्यूज के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि चलेंगे तो बहुत ही लंबा चलते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग देखिएगा बीच बीच में 2-3 रन का भी पारी ये खेले हैं, लेकिन ज्यादातर इनका परफॉर्मेंस अभी ओडीआई में अच्छा चल रहा है। तो इवन ल्यूज हिट और मिस प्लेयर हैं, अगर चलेंगे तो बहुत ही बेहतर। तो आप लोग इनको अपनी स्मॉल लीग की टीम में वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, नहीं तो ग्रैंड लीग की टीम में कप्तान भी। तो ये दोस्तों पहले ट्रम्प प्लेयर हो गए। अब दोस्तों केसी कार्टी की बात करें और सई होप की, तो दोस्तों इन दोनों को आपको तभी लेना है जब वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करे। क्यों? क्योंकि दोस्तों केसी कार्टी का परफॉर्मेंस देखिएगा रिसेंट में तो बहुत अच्छा है। 50 रन, 88 रन, 40 रन, 37 रन। पिछले मुकाबले में 71 रन की ये पारी खेले हैं। और आप लोग चाहें तो केसी कार्टी को रख भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बेहतर है और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम इस मुकाबले में 35 से 40 रन बना सकते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं अब सई होप के ऊपर। तो सई होप का परफॉर्मेंस देखा जाए तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 117 रन की पारी खेले, लेकिन इनके ऊपर मैं अभी भी थोड़ा डाउटफुल हूं, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका देखिएगा तो दोस्तों 10 मुकाबले में लगभग इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है पिछले ओडीआई में। और भले ही पिछले मुकाबले में 117 रन की ये पारी खेले हों, और लेकिन अगर आप लोग सही होप को लेना है तो दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करेगी तभी लेना है, चेस करते समय आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों सही होप अभी भी मेरे हिसाब से थोड़े डाउटफुल रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार मतलब 5-6 मुकाबले में फ्लॉप होने के बाद एक मुकाबले में अगर प्लेयर परफॉर्मेंस करता है तो कॉन्फिडेंट तो आता है, लेकिन अब दोस्तों इनको पहले से इंग्लैंड प्लानिंग करके आएगी, जब इनका बैटिंग आएगा तो पहले से इनको आउट कर ही देगी। तो आपको केसी कार्टी और सई होप इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी टीम में तभी रखना है जब वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करे। अब दोस्तों बात आ जाती है सिमरन हेटमायर। हेटमायर का परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही खराब है, रिसेंट में इनको ज्यादा मौका मिला नहीं है। पिछले मुकाबले में मिला था, 24 रन की पारी खेले, उससे पहले 12 रन फिर फ्लॉप हो गए थे, फिर 32 रन फिर फ्लॉप हुए, फिर 62 रन फिर फ्लॉप हुए। मतलब ये ऐसे खिलाड़ी हैं, एक मैच चल रहे हैं, एक मैच फ्लॉप हो रहे हैं, और पिछले दोनों मुकाबले में परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा है। तो सिमरन हेटमायर की बात करें तो दोस्तों अगर आप लोग इनको लेना चाहते हैं तो 3-4 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में रखना है, नहीं तो आप लोग स्मॉल लीग में थोड़े से रिस्की ऑप्शन है तो इनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। अब बात आ जाती है यहाँ पर रदरफोर्ड के ऊपर। तो रदरफोर्ड दोस्तों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कभी कभी टीम इनसे बॉलिंग भी करवा लेती है। पिछले मुकाबले में 54 रन की पारी खेले और बॉलिंग से विकेट नहीं मिली, और उससे पहले देखा जाए तो पहले ओडीआई मुकाबले में तो इनको बैटिंग ही नहीं मिली थी, लेकिन रिसेंट में 50 रन, 1 विकेट, 80 रन, 74 रन, 63 रन की ये पारी खेले हैं। मतलब अगर इनका बैटिंग आएगा तो ये 40-50 रन तो आसानी से ठोक देंगे। तो यहाँ पर आपको रदरफोर्ड को तभी लेना है जब पहले बैटिंग करे, क्योंकि अगर मान के चलिए वेस्ट इंडीज चेस करेगी तो हो सकता है ज्यादा टारगेट ना हो, और इन सभी को आपको चेस करते समय तभी लेना है जब बड़ा टारगेट हो। अगर बड़ा टारगेट हो 200 मतलब 250 के ऊपर हो तब आप लोग रदरफोर्ड को ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग रदरफोर्ड को इग्नोर करिएगा चेस करते समय, क्योंकि हो सकता है कम रन का टारगेट हो तो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी ही आसानी से टारगेट चेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रोस्टन चेस के ऊपर। तो रोस्टन चेस को आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी। पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, 20 रन और 1 रन की 1 विकेट लिए थे। रिसेंट में इनको ज्यादा बैटिंग से उतना मदद नहीं मिला है और ना ही बॉलिंग से, और T20 में भी दोस्तों थोड़ा सा जूझ रहे थे। जूझ तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इनका इकोनॉमी अच्छा रहता है, रन कम देते हैं, लेकिन इनको विकेट नहीं मिलती है। तो रोस्टन चेस सेफ ऑप्शन ही रहेंगे, अगर चलेंगे तो लंबा चल सकते हैं बैटिंग और बॉलिंग से। बॉलिंग से दोस्तों अगर लेंगे विकेट तो 2-3 विकेट ले सकते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, तो आप लोग इनको रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो 4 बॉलर हैं इनमें से देखा जाए तो मैथ्यू फोर्ड का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा था, अभी तक 2 मुकाबले में ये 5 विकेट ले चुके हैं, तो मैथ्यू फोर्ड तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। गुदाकेश मोटाई की बात करें तो अभी तक ये 4 विकेट ले चुके हैं, पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली थी।
तो दोस्तों बॉलिंग से अगर आप लोग सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं तो मैथ्यू फोर्ड और गुदाकेस मोटाई रहेंगे। बाकी जेडन सील्स और समर जोसेफ थोड़े रिस्की हो जाएंगे, और अगर समर जोसेफ की जगह पर अल्जारी जोसेफ खेलते हैं तब तो दोस्तों और भी ज्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। तो दोस्तों ये तो हो गई सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। उससे पहले आप लोग को मैं ये बोल दूं कि टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद फाइनल अपडेट्स मिलेगी। लिंक दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं इनमें से रोमारियो सेफर्ड खेल सकते हैं, क्योंकि टीम चाहेगी एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मिले और बॉलर भी, तो ये दोस्तों दोनों काम कर सकते हैं। तो रोमारियो सेफर्ड खेलेंगे तो इनका रिसेंट फॉर्म खराब है। अल्जारी जोसेफ इस मुकाबले में वापसी करेंगे तो रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो कुछ हमारे भाइयों कमेंट कर रहे थे कि उनका वेन्यू रिकॉर्ड भी चाहिए, तो मैं आप लोग का देखिए दोस्तों बात मान रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इधर दोस्तों आपको हेड टू हेड देखने को मिलेगा, फिर उसके बगल में ये वेन्यू रिकॉर्ड है। तो ये दोस्तों आपको दिख रहा है या आपको समझ में आ रहा है नहीं, आप लोग बता दीजिएगा, उस हिसाब से मैं चेंजेस करूंगा। ब्रैंडन किंग देखा जाए तो हेड टू हेड में मात्र 18 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर भी मात्र 8 का एवरेज है, मतलब पूरी तरीके से फ्लॉप है। ब्रैंडन किंग के ऊपर आपको कम फोकस करना है। एवन ल्यूस इस मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी, इसलिए मैं शुरू से बोल रहा हूं क्योंकि हेड टू हेड में 41 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर भी 40 का एवरेज है, और रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है, तो हो सकता है इस मुकाबले में 50-60 रन फिर से स्कोर कर जाएं। किसी कार्टी का हेड टू हेड में 39 का एवरेज है 5 मुकाबले में, और इस ग्राउंड का 32 का है, तो ये भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। और सई होप के ऊपर भी आप लोग फोकस कर सकते हैं, अगर पहले बैटिंग करती है फिर से टीम। पिछले मुकाबले में पहले बैटिंग किए थे इसलिए दोस्तों जीत गए थे, और सई होप का हेड टू हेड में 42 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 34 का। तो दोस्तों जो बीच के तीन खिलाड़ी हैं इवन ल्यूस, किसी कार्टी और सई होप, इन तीनों पर आपको फोकस करना है, क्योंकि इन तीनों का हेड टू हेड भी रिकॉर्ड अच्छा है और ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड अच्छा है। अब सिमरन हेटमायर की बात करें तो हेड टू हेड में भले ही रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन इनको ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है। ग्राउंड पर भी 23 का एवरेज है और हेड टू हेड में 35 का एवरेज है। अब दोस्तों रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड का हेड टू हेड में 31 का एवरेज है, 1 विकेट लिए हैं 4 मुकाबले में, और ग्राउंड पर फ्लॉप हो गए हैं, एक ही मुकाबले खेले हैं। रोस्टन चेस का हेड टू हेड में 20 का एवरेज है और ग्राउंड पर भी 19 का है। तो रोस्टन चेस और रदरफोर्ड को आप लोग, जैसे मैंने रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर बताया, उस हिसाब से रख सकते हैं। अब बॉलर्स की बात करें तो बॉलिंग में दोस्तों जो भी मैंने बताया, गुदाकेस मोटाई और मैथ्यू फोर्ड का बेहतर रिकॉर्ड है, 5 मुकाबले में 8 विकेट गुदाकेस मोटाई और मैथ्यू फोर्ड का 3 मुकाबले में 8 विकेट, और इस ग्राउंड पर भी दोनों का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, देख सकते हैं। तो ये दोनों दोस्तों जो हैं ये सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि ग्राउंड पर भी 3 में 5 विकेट, 1 में 3 विकेट लिए हैं। और यहाँ पर जेडन सील्स और समर जोसेफ की बात करें तो इनका ठीक ठाक ही रिकॉर्ड है, तो आप लोग इनको ग्रैंड लीग में रखिएगा, टॉप के दोनों स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो ये हो गए हेड टू हेड रिकॉर्ड, ये हो गए वेन्यू रिकॉर्ड। तो ये दोस्तों आपको मेरी मतलब सजाए हैं दोस्त मैंने, आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन। तो दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से बदलाव होने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि पिछला जो इनका विनिंग प्लेइंग इलेवन है उन्हीं के साथ जाएंगे। तो इधर से आपको फिलिप सॉल्ट और विल जैक ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर जॉर्डन कॉक्स, जैकोब एथॉल, लियाम लिविंगस्टन, सैम करन, डैन मूजली, साकिब मोहम्मद, फिर महमूद, उसके बाद आदिल राशिद, उसके बाद जोफ्रा आर्चर और जॉन टर्नर। पावर प्ले में जोफ्रा आर्चर, जॉन टर्नर बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में सैम करन और जोफ्रा आर्चर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए रिसेंट फॉर्म, तो इनकी तरफ से आपको अच्छे अच्छे प्लेयर देखने को मिलेंगे जो कि पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन मैं यही मानता हूं कि लियाम लिविंगस्टन अगर नहीं चलते तो इनकी टीम हार जाती। अगर आप लोग वेस्ट इंडीज की तरफ से देखिएगा तो मैक्सिमम खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए, तभी उतना लंबा चौड़ा स्कोर हुआ, लेकिन इधर से दोस्तों केवल 2-3 खिलाड़ी ही परफॉर्मेंस किए। तो फिलिप सॉल्ट जो कि पिछले मुकाबले में 59 रन की पारी खेले, फिर विल जैक और जॉर्डन कॉक्स फ्लॉप हो गए थे, फिर जैकब एथॉल 55 रन की पारी खेले, फिर लियाम लिविंगस्टन और फिर सैम करन। तो दोस्तों 4 खिलाड़ियों ने इन पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो दोस्तों बीच के जो ये 3 खिलाड़ी हैं, जैकब एथॉल, लियाम लिविंगस्टन और सैम करन और फिलिप सॉल्ट, ये दोस्तों चारों ने पिछले मुकाबले में मैच जिताए थे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विल जैक के ऊपर। तो विल जैक का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा खराब है, केवल 1 मुकाबले में 84 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं और बहुत पहले 62 रन। तो ये दोस्तों थोड़े भरोसेमंद नहीं है, थोड़े डाउटफुल है। तो इनको आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में तो आपको नहीं बनाना है, और मेगा ग्रैंड लीग में कर सकते हैं। फिलिप सॉल्ट स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे विकेट कीपर सेक्शन से, क्योंकि पिछले मुकाबले में 59 रन, फिर उससे पहले 18 रन की पारी खेले हैं। तो फिलिप सॉल्ट के ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं। विल जैक को रख सकते हैं अपनी टीम में, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना है, और करना भी है तो केवल मेगा ग्रैंड लीग की टीम में। जॉर्डन कॉक्स की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है, रिसेंट के सारे मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं और केवल 1 ही मुकाबले में बनाए हैं जो कि बहुत पहले। तो जॉर्डन कॉक्स को आपको नहीं लेना है,
और अगर आप लोग 3-4 टीम बना रहे हैं जो भी भाइयों, तो उनमें ही एक टीम में रखिएगा। बाकी जैकोब बैथोल की बात करें तो दोस्तों जैकोब बैथोल भले ही पिछले मुकाबले में 55 रन की पारी खेले हैं और उससे पहले 27 रन की, लेकिन फिर भी इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बैटिंग और 3-4 ओवर बॉलिंग भी करा लेते हैं, भले ही पिछले दोनों मुकाबले में विकेट ना मिली हो। तो जैकोब बैथोल को आप लोग एज ए ट्रम्प प्लेयर के रूप में अपनी टीम में रख सकते हैं। और इनको दोस्तों आपको तभी रखना है जब इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करे। भले ही पिछले मुकाबले में चेस करते समय स्कोर किए हों, लेकिन पहले बैटिंग करते समय थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब दोस्तों बात आ जाती है लियाम लिविंगस्टन और सैम करन के ऊपर। तो ये दोनों इस मुकाबले में सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी, क्योंकि दोनों बहुत ही बेहतर बॉलिंग भी कराते हैं। लियाम लिविंगस्टन पिछले मुकाबले में 124 रन नॉट आउट और 1 विकेट की पारी खेले, और उससे पहले 48 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। रिसेंट में 62 रन 33 रन 1 विकेट 13 रन 1 विकेट। और सैम करन की बात करें तो 52 रन फिर 37 रन, भले विकेट ना मिला हो, लेकिन रिसेंट में 3 विकेट और 38 रन भी बना चुके हैं। तो दोस्तों इधर से आपको ज्यादा फोकस करना है विल जैक और फिलिप सॉल्ट के ऊपर, और नीचे से लियाम लिविंगस्टन और सैम करन के ऊपर। और बीच में दोस्तों जो ये हैं, ये दोनों आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और विल जैक को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, क्योंकि रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है। डैन मूजली की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही खराब है, तो इनके ऊपर भी आपको कम फोकस करना है। अब जो 4 यहाँ पर बॉलर दिख रहे हैं, 4 बॉलर में दोस्तों साकिब महमूद, जो कि पिछले मुकाबले में खेले थे, विकेट नहीं मिला, लेकिन रिसेंट फॉर्म बेहतर है। तो अगर आप लोग सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं बॉलिंग में, तो दोस्तों जो यहाँ पर सेफ ऑप्शन रहेंगे वो आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर और जॉश टर्नर रहने वाले हैं। और इसमें से भी यहाँ पर जॉन टर्नर को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। भले ही दोस्तों जॉन टर्नर पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए हों पावर प्ले में, लेकिन इनके ऊपर बहुत ही कम लोग भरोसा जता रहे हैं, क्योंकि उतने नामी प्लेयर नहीं है। तो इनको आप लोग मेगा ग्रैंडलिंग में रखना है। बाकी जो सेफ ऑप्शन है आदिल राशिद और जोफ्रा आर्चर और साकिब महमूद को मोहम्मद को दोस्तों आपको महमूद को आपको केवल ग्रैंडलिंग में लेकर चलना है। भले ही रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर हो, लेकिन पिछले 2 मुकाबले से इनको विकेट नहीं मिली है। तो इधर से देखा जाए तो दोस्तों कुछ ही प्लेयर्स हैं जो कि टॉप ऑर्डर से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और बॉलिंग से दोस्तों यहाँ पर विकेट तो दोस्तों यहाँ पर 3 बॉलर को मिली थी, लेकिन फिर भी जॉन टर्नर को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, तो इनमें से खेलने का चांसेस किसी का मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की जो परफेक्ट प्लेइंग 11 है वो दोस्तों प्लेइंग 11 खेल रही है और बदलाव नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो सेम प्लेइंग 11 रहेगी विनिंग वाली, उससे दोस्तों कॉन्फिडेंट इनका हाई रहेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो इस ग्राउंड पर इंग्लैंड के बहुत सारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस नहीं है, और हेड टू हेड में देखिएगा तो फिलिप सॉल्ट का 29 का एवरेज है 5 मुकाबले में, और इस ग्राउंड पर एक ही मुकाबले खेले हैं, 4 रन बनाए हैं। विल जैक का दोस्तों देखा जाए तो 29 का एवरेज है, तो विल जैक का रिकॉर्ड हेड टू हेड तो थोड़ा ठीक लग रहा है। इस ग्राउंड पर दोस्तों विकेट ये 3 लिए हैं एक मुकाबले में, तो विल जैक के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हैं। मेगा ग्रैंड लीग की टीम में कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हैं, क्योंकि हेड टू हेड में भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, और इस ग्राउंड पर एक मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं। जॉर्डन कॉक्स का खराब है दोस्तों, इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड नहीं है। बाकी जैकोब बैथोल का 41 का एवरेज है, 2 मुकाबले में इस ग्राउंड पर नहीं है। लियाम लिविंगस्टन का दोस्तों 5 मुकाबले में 78 का एवरेज है, 6 विकेट लिए हैं, और इस ग्राउंड पर एक मुकाबले में 45 रन। सैम करन का 34 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर 12 रन बनाए हैं एक ही मुकाबले में। तो आपको मिडिल ऑर्डर से सैम करन लियाम लिविंगस्टन पर फोकस करना है, क्योंकि इन दोनों का रिकॉर्ड और इस ग्राउंड पर भी थोड़ा ठीक चल रहा है। डैन मूजली का बहुत खराब है, 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। बॉलिंग से देखा जाए तो आदिल राशिद 13 मुकाबले में 23 विकेट, और इस ग्राउंड पर 3 मुकाबले में 5 विकेट। बाकी जोफ्रा आर्चर भी ठीक परफॉर्मेंस है, और जॉश टर्नर का भी थोड़ा बहुत ठीक ही है। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी पूरी यहाँ पर डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों पहली टीम हमारी सेफ टीम रहेगी, दूसरी हमारी ट्रम्प टीम रहेगी। तो दोस्तों जो सेफ टीम में हमारे कप्तान रहेंगे वो लियाम लिविंगस्टन रहेंगे, वाइस कप्तान सैम करन। इधर से मैं फिलिप सॉल्ट, सही होप को रख रहा हूं, और बाकी किसी कार्टी, इवन ल्यूस और लियाम लिविंगस्टन को। यहाँ पर आप लोग कार्टी की जगह पर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर भरोसा करके रख रहा हूँ। विल जैक और रोस्टन चेस को मैं लिया हूँ, मैथ्यू फोर्ड, जी मोटाई और आदिल राशिद को। तो इस टीम में मैंने केवल 2 ऐसे प्लेयर को लिया है जो कि थोड़े डाउटफुल हैं। पहले दोस्तों किसी कार्टी, लेकिन पिछले मुकाबले में 71 रन की पारी खेले हैं, लेकिन थोड़े से सेफ ऑप्शन ही है। बाकी रोस्टन चेस को विकेट नहीं मिल रही है, और विल जैक को तो नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड में अच्छा है, तो दोस्तों इनको मैंने रखा हूँ। बाकी तीनों मेरे मेन बॉलर रहेंगे, और कैप्टन वाइस कैप्टन में पूरा सेफ लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि वेस्ट इंडीज की तरफ से कोई भी ऐसे भरोसेमंद नहीं है जो कि परफॉर्मेंस कर ही देंगे। सारे डाउटफुल लग रहे हैं, भले पिछला मुकाबला में यहाँ पर सही होप ने परफॉर्मेंस अच्छा किया हो। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी सेफ टीम। वेस्ट इंडीज की तरफ से 6 खिलाड़ी मैंने रखा है, और इंग्लैंड की तरफ से 5 खिलाड़ी। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर। तो इस टीम में मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 बॉलर को लिया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बॉलर्स को मदद मिल रही है।
तो यहाँ पर मैं दोस्तों आदिल राशिद, जी मोटाई, जोफर आर्चर और मैथ्यू फोर्ड को रखा हूँ। 4 मैंने बॉलर लिया है दोनों टीम्स की तरफ से, 2-2 बॉलर। रोस्टन चेज, सैम करन और विल जैक को मैं यहाँ पर कप्तान वाइस कप्तान बना रहा हूँ। बाकी 2 बैट्समैन मैंने लिया है और कप्तान हमारे इवन ल्यूस रहेंगे, लियमस्टन, और इधर से सही होप फिलिप सॉल्ट। तो दोस्तों इस टीम में मैंने क्या किया है कि पिच रिपोर्ट के हिसाब से मैंने टीम बनाई है, और ये टीम जो मैंने बनाई है ये रीसेंट फॉर्म के हिसाब से बनाई है। तो इस टीम के साथ आप लोग ग्रैंड लीग में जा सकते हैं, इस टीम के साथ स्मॉल लीग में। कैप्टन दोस्तों मैंने विल जैक को मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग रोटेट कर सकते हैं, और इन दोनों को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि दोनों का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है और हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट फॉर्म एमिली उसको थोड़ा ज्यादा बेहतर है, इसलिए उनको मैंने कप्तान कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सारा वीडियो मैंने बिग बैश वाला भी अपलोड कर दिया है, और अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाले भी, तो वो वाली वीडियो भी जाकर देख लीजिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।